नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त हम देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए उत्तर प्रदेश के एक शहर में और जहां से चुनावी सरगर्मी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। लेकिन आज की खबर सबसे बड़ी जो आज आई है वो दिल्ली से आई है। जहां 50 दिन के लंबे इंतजार के बाद या तिहाड़ में 50 दिन का अरसा गुजारने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से अब बाहर आ गए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको सशर्त जमानत दे दी है और कहा गया है कि 1 जून को वो वापस चुनाव प्रचार जब खत्म होगा तो वापस तिहाड़ पहुंच जाएंगे। तो करीब 50 दिन के लंबे इंतजार के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए और बाहर आते से ही उनको भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल भी अपने लोगों के बीच में काफ़ी प्रसन्न और उत्साहित दिखाई दे रहे थे और उन्होंने फिर वही कहा जो वो जाने के पहले कह रहे थे कि घबराना नहीं, जल्दी वापस आऊँगा। कहा था ना कि जल्दी वापस आऊँगा, वापस आ गया हूँ। सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को। तो सुना आपने अरविंद केजरीवाल को, पटाखे चल रहे थे इस गर्मी के मौसम में, दिवाली का मौसम दिखाने की कोशिश आपके कार्यकर्ताओं ने की। लेकिन क्या शर्तें हैं, किस तरह की बातें हैं, क्या बाध्यताएं होंगे अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने के बीच में और जेल वापस लौटने के बीच में, तमाम चीज़ों पर, तमाम पहलुओं पर नजर डाल रहे हैं मेरे सहयोगी मुकेश कुमार सिंह। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगले 20 दिनों के लिए तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है और अब उनको 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। आमतौर पर होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी आरोपी को बेल देता है तो जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करता है, लेकिन यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसी ने ट्रायल की शर्तें तय की, जिसमें कहा कि जेल से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल किसी गवाह से बात नहीं करेंगे, अपने ऊपर लगे आरोपों पर कोई बात नहीं करेंगे, बिना एलजी के साइन के किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे और 50,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो बेल बॉन्ड हैं वो तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट के सामने ही भरे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश करीब 4 बजे तिहाड़ जेल पहुंचा। इसके बाद तिहाड़ जेल में करीब 2 घंटे कागजी कार्रवाई हुई और करीब 6 बजे उनका जो बेल बॉन्ड है वो 2 लोगों ने भरा। इसके बाद करीब 7 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के गेट नंबर 4 से बाहर आए और तिहाड़ के गेट नंबर 3 पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहले से इकट्ठा थे वहां पर पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर केजरीवाल के पक्ष में नारेबाजी की, वहां पर आतिशबाजी की और इसके चलते जिस तरह से कार्यकर्ता जेल के बाहर इकट्ठा हुए, इसके चलते जेल के आसपास 2-3 किलोमीटर लंबा जाम घंटों तक लगा रहा। लोग परेशान होते रहे और जब तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर रहे तब तक ये जाम लगा रहा। केजरीवाल लोगों को संबोधित करने के बाद सीधा अपने सरकारी आवास में चले गए हैं। अब अगले 20 दिन वो चुनाव प्रचार करेंगे और उसके बाद 2 जून को उनको तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से निकले, सीधे अपने घर पहुंचे और इस बीच में घर में भी उनके स्वागत की ज़बरदस्त तैयारियां की गई थी। वहां पर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे आम आदमी पार्टी के और उन्होंने आतिशबाजी कर मिठाइयाँ बांटकर, फूलों से हार पहनाकर अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने की कोशिश की। तमाम चीज़ों को देखकर अरविंद केजरीवाल भी उत्साही दिखाई दे। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब कल दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए ही उनको जेल से बाहर आने का मौका मिला है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे उनकी आगे की रणनीति क्या है। हनुमान मंदिर के दर्शन करने भी अरविंद केजरीवाल कल जा सकते हैं
और अरविंद का अगले 2 जून तक का क्या कार्यक्रम है, क्या रणनीति होगी, बता रहे हैं मेरे सहयोगी शरद शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी, तो अरविंद केजरीवाल ने भी समय ना गंवाते हुए तिहाड़ जेल से निकलने से लेकर और अपने घर पहुंचने के बीच में प्रचार का पहले दिन का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया। अरविंद केजरीवाल शनिवार से ही चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे, क्योंकि समय अरविंद केजरीवाल के पास अब बहुत कम है। जो पहले दिन यानी शनिवार से ही जो अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, उसका प्लान कुछ इस तरह से है कि सुबह 11 बजे सबसे पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे, वहां पर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे, शनिवार का दिन है। इसके बाद में 1 बजे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने आगे की रणनीति और किस तरह से वो कैंपेनिंग करेंगे इसका पूरा ब्यौरा वो उसमें दे सकते हैं। इसके बाद शाम 4 बजे साउथ दिल्ली, दक्षिण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे और यहाँ से जो है दिखाई देगा कि किस तरह से अब अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकल के आए हैं तो किस तरह से वो चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, किस तरह का कॉन्फिडेंस उनके अंदर है। तो पहले दिन का ये चुनाव प्रचार है। खास बात और बताने वाली बात ये है इसके अंदर कि आपको याद होगा कि 16 मार्च को देश के अंदर चुनाव घोषित हुए थे। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने उनके इसी घर से गिरफ्तार कर लिया था, यानी कि अरविंद केजरीवाल इन चुनावों में एक दिन भी प्रचार नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है देश के अंदर, जिनमें पहले चरण में 2 सीटें असम की वहां पर वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद तीसरे चरण में गुजरात की 2 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तो ये जो 4 सीटें हैं आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर वोटिंग हो चुकी है। अब 18 सीटें बची हुई हैं। 18 कैसे? 4 सीटें हैं दिल्ली में, 1 सीट है हरियाणा में कुरुक्षेत्र की और 13 सीटें हैं पंजाब की। तो प्रत्यक्ष तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए अब जो 21 दिन की अंतरिम जमानत कोर्ट ने दी है, तो उसमें इन सीटों पर अरविंद केजरीवाल को प्रत्यक्ष तौर पर प्रचार करना है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल क्योंकि अब इंडिया गठबंधन का भी बड़ा चेहरा हो गए, बड़ा चेहरा वो पहले से थे लेकिन अब और भी बड़ा चेहरा हो गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से जो इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी हैं उनको प्रमुखता से अपने जो बैनर पोस्टर होर्डिंग हैं वहां पर जगह दे रही हैं और उनकी गिरफ्तारी का मुद्दा पॉलिटिकल पार्टियों ने उठाया है, तो उससे उनका कद जो है निश्चित तौर पर बढ़ा है। तो ये देखना है कि किस तरह से दूसरी पार्टियों के लिए, इंडिया गठबंधन की पार्टियों के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए तो प्रचार करेंगे ही, लेकिन किस तरह से दिल्ली में कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल वोट मांग सकते हैं, या हरियाणा में किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं या अन्य जगह पर जहां पे इंडिया गठबंधन की पार्टियां लड़ रही हैं किस तरह से वहां पर वोट मांगेंगे, ये आने वाले दिनों में हमें दिखाई देगा। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये है कि समय नहीं गंवाया है। शुक्रवार शाम को अरविंद केजरीवाल जेल से निकले, रात तक अपने घर पर पहुंचे हैं और जेल से निकलने से लेकर घर तक पहुंचने में प्लान पूरा तैयार है। शनिवार से अरविंद केजरीवाल अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक लकीर खींचते हुए, एक नज़ीर बनाते हुए चुनाव प्रचार के लिए इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के निवास से अपने कैमरा सहयोगी अशोक महाले के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो सुना आपने शरद से कि क्या प्लान है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का। 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होना है और 1 जून को पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव होना है। और यहाँ पर इंडिया ब्लॉक की, इंडिया गठबंधन जो है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। 1 सीट चंडीगढ़ की भी है। तो ये जो सीटें हैं इसमें अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश ये गठबंधन कर सकता है। पर क्या अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने का जो इल्ज़ाम चस्पा हुआ है वो नुकसान भी पहुंचा सकता है, उस पर भी तमाम राजनीतिक पंडितों की नज़र रहेगी। लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कहा गया वो भी आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि शायद ये पहली बार है कि चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को जेल से बाहर आने का मौका मिला है। चुनाव आयोग ने माफ़ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो बातें कही गई हैं वो मैं आपके कुछ हाईलाइट्स पढ़ के सुना देता हूँ। हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए, मतलब तुलना नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था, 21 मार्च को वो गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तारी उसके पहले या उसके बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर से उधर हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 21 दिन के लिए उनको सशर्त जमानत मिली है आज से लेकर और 1 जून तक। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को खुद पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, एजेंसी के सामने सरेंडर करना पड़ेगा और वापस तिहाड़ में लौटना होगा। क्या कुछ और बातें हुई इस पूरी जेरे के दौरान, बता रहे मेरे सहयोगी आशीष भार्गव।
दिल्ली शराब घोटाले मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 1 जून तक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत पर रहेंगे, लेकिन 2 जून को उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिर से सरेंडर करना होगा, यानी 2 जून को वो वापस जेल चले जाएंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल की ओर से मांग की गई कि कम से कम मतगणना तक यानी 4 जून तक उनको बाहर रहने दिया जाए, 5 जून को वो सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया। ईडी के कड़े विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तें लगाकर ज़मानत दी हैं। 5 मुख्यतः शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इसमें शर्तों में कहा कि वो सीधे तिहाड़ जेल में जाकर मुचलका अपना बेल बॉन्ड जमा करेंगे। 50,000 के निजी मुचलके 2 बेल बॉन्ड के साथ उनको ये बोला गया है कि 2 बेल बॉन्ड वो जमानत के लिए भरेंगे। इसके अलावा वो दिल्ली सचिवालय या मुख्यमंत्री के दफ्तर नहीं जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें कहा गया है कि वो इस वचन से बाध्य होंगे कि वो जब तक कि एलजी किसी फाइल पर साइन करने की मांग ना करें तब तक किसी भी सरकारी फाइल पर वो साइन नहीं करेंगे। इस केस के गवाहों से बातचीत नहीं करेंगे, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और केस से जुड़े जो सबूत हैं उनको किसी भी तरह उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर जब ईडी ने लगातार विरोध किया था और कहा था कि उनको किसी भी सूरत में ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट शुरुआत से इस बात पर था कि राष्ट्रीय चुनाव हैं और ऐसे में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको चुनाव प्रचार का मौका मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि राष्ट्रीय महत्व के चुनाव हैं और लोकतंत्र के लिए संजीवनी होते हैं ये चुनाव। बहुत जो हैं करोड़ों लोग जो हैं यहाँ पर मतदान करेंगे और ऐसे में ईडी की ये दलील ठीक नहीं है कि उनको ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने पहले ही इशारा किया था, संकेत दिया था कि वो ज़मानत देना चाहते हैं, लेकिन साथ ही ये कंडीशन भी लगाना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम ज़मानत पर चुनाव प्रचार के लिए बाहर आएँ तो वो किसी भी सरकारी फाइल पर साइन न करें और सरकारी कामकाज जो मुख्यमंत्री के तौर पर वो करते हैं उसे ना करें। हालांकि ईडी ने कड़ा विरोध किया था, आम आदमी की बात की थी, कहा था किसान को ये इस तरीके से छूट नहीं मिलती, किसी किराने वाले को इस तरह से छूट नहीं मिलती। उन्होंने ये भी कहा था कि 5 साल में 123 इलेक्शन हुए हैं, लेकिन कभी भी किसी को इस तरीके से चुनाव प्रचार के लिए छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि चुनाव प्रचार करना न तो मौलिक अधिकार है, न संवैधानिक अधिकार है और ना ही कोई कानूनी अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असाधारण परिस्थिति बताया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले में जमानत पर बाहर आने वाले या प्रचार के लिए जमानत पर बाहर आने वाले अरविंद केजरीवाल दूसरे बड़े नेता हैं। संजय सिंह भी कुछ ही दिनों पहले बाहर आए, उन पे भी शराब घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने का इल्ज़ाम लगा। अरविंद केजरीवाल पर भी मास्टरमाइंड होने का आरोप जांच एजेंसियों ने लगाया, लेकिन अब वो भी बाहर आ गए। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर न आने पाए, जैसे कि आशीष बता रहे थे, बहुत ही गंभीर और संगीन इल्ज़ाम ईडी ने लगाए, जो जांच एजेंसी है। उनका कहना था अरविंद केजरीवाल का रोल बहुत अहम रहा है शराब घोटाले में, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। पूरा शराब घोटाले का मामला क्या है, क्या पैसे का लेन देन किया गया, क्या इल्ज़ाम है जांच एजेंसियों का, विस्तार से देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 51 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। हालांकि ये राहत 1 जून तक के लिए ही है, उसके बाद उन्हें सरेंडर करना है। केजरीवाल उस वक्त बाहर आए हैं जब पार्टी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत माता की। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल। ऐसे में चुनाव के वक्त उनका जेल में होना पार्टी के लिए परेशानी बढ़ाने वाला रहा। दिल के ताले टूट गए। दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने तो उनके जेल जाने के बाद पार्टी और सरकार ही छोड़ दी, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि आम आदमी पार्टी टूटी नहीं और केजरीवाल जेल से सरकार चलाने वाले पहले सीएम बने रहे। अब केजरीवाल को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि केजरीवाल के प्रचार करने से पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में बेहतर होगा। केजरीवाल को जमानत मिलने पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज है। जहां इंडिया गठबंधन ने इसका स्वागत किया है, वहीं बीजेपी का कहना है कि ये बेल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए मिली है, फिर उन्हें जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में लिप्त हैं। आज मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्लियर हो गया
उनको 1 तारीख के लिए केवल चुनाव के लिए कोर्ट ने अलाउ किया है और 1 तारीख के बाद उनको दोबारा जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, अरविंद केजरीवाल जी को केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राहत आज श्री अरविंद केजरीवाल को मिली, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 4 जून के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी, जो कि तब तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उन्हें समय मिलेगा कि वो साबरमती आश्रम में बैठकर और थोड़ी आत्मचिंतन करें किस तरह की राजनीति वो करते हैं। हम साथ में यह भी उम्मीद करते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को भी शीघ्र अतिशीघ्र न्याय मिले। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत नहीं मिली, इस फैसले से सत्य की विजय हुई है, इस फैसले से लोकतंत्र की विजय हुई है, इस फैसले से देश के संविधान की विजय हुई है। हमारे देश के इतिहास में जब जब संविधान खतरे में आया है, जब जब लोकतंत्र खतरे में आया है, तो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट सामने आया है और लोकतंत्र की रक्षा करने में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कथित शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी। उन्हें घर से ईडी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने 9 बार समन जारी किया था। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने कभी पेश नहीं हुए। ईडी का आरोप है घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता केजरीवाल हैं। ईडी का सीधे तौर पर आरोप है कि वो शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। केजरीवाल ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। केजरीवाल के खिलाफ आरोपों की लंबी फहरिस्त का ईडी दावा करती है। वो 5 आरोप जानना भी जरूरी है जिसमें केजरीवाल फंसे थे। ईडी का आरोप है कि शराब माफिया के जरिए आम आदमी पार्टी के पास 338 करोड़ रुपए पहुंचे, जिसका मनी ट्रेल उसने कोर्ट के सामने रखा। ईडी का दूसरा आरोप है कि शराब नीति को लेकर मीटिंग केजरीवाल के घर पर हुई, जिसमें मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी सी अरविंद के मुताबिक आबकारी नीति में 6% के मार्जिन प्रॉफिट को केजरीवाल की मंजूरी के बाद ही 12% किया गया। तीसरा आरोप यह है कि अब सरकारी गवाह बन चुके आरोपी इंडोस्प्रिट के डायरेक्टर समीर महेंद्रू ने पूछताछ में बताया कि केजरीवाल ने उनसे कहा था कि विजय नायर उनका आदमी है और नायर को उस पर भरोसा करना चाहिए। चौथा आरोप यह है कि के कविता ने केजरीवाल को 300 करोड़ रुपए दिए, जिसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। पांचवा आरोप यह है कि इस पूरे घोटाले में मनीष सिसोदिया हर फैसले में केजरीवाल के संपर्क में थे। आखिर क्या है एक कथित शराब घोटाला जिसके आरोप में एक सीएम को जेल जाना पड़ा? कोरोना काल के बीच दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। शराब नीति में अनियमितता की शिकायतें आईं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। शराब नीति को रद्द कर दिया गया। सीबीआई ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। ईडी सीबीआई अलग अलग जांच कर रहे हैं। केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने की उम्मीद मंगलवार को बढ़ गई थी। अंतरिम जमानत पर जोरदार बहस हुई थी, जिसमें एक तरफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू थे, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील के रूप में अभिषेक मनु सिंह भी थे। कोर्ट ने साफ कहा था कि हम सिर्फ चुनाव के लिए अंतरिम बेल पर विचार कर रहे हैं। अगर चुनाव न होते तो हम फैसला रिजर्व करते। कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। तो 49 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। 21 दिनों के लिए बाहर आए हैं। इन 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल ने बहुत सा आत्ममंथन किया होगा, लेकिन अगले 21 दिनों में क्या होने वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त नीरजा चौधरी जी जुड़ रही हैं। नीरजा जी, इस कहानी में अभी बहुत से रंग बाकी हैं और आप तो हम सबसे बेहतर राजनीति को समझती हैं और राजनेताओं को समझती हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है, ये जो अंतरिम जमानत मिल गई है, चुनाव प्रचार करने का मौका जो संजय सिंह को मिला हुआ था वो अरविंद केजरीवाल को भी मिल गया है, इससे कितना फायदा होता आप देखती हैं इंडिया अलायंस को? देखिए, इंडिया गठबंधन को फायदा होगा क्योंकि कैंपेन के लिए एक और इम्पोर्टेंट नेता अवेलेबल होगा और दिल्ली में तो खासकर इंडिया के लिए काफी हाई स्टेक्स हैं और लोग बोलते हैं 1, 2, 3 सीटें जीतने के चांसेस भी हैं। तो केजरीवाल का बेल मिलना और वहाँ अवेलेबल होना, उससे फायदा होगा। एक चीज का देखना पड़ेगा,
क्या नुकसान हो सकता है कि नहीं, क्योंकि अभी केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली के लोगों में बहुत उनके प्रति और उनकी पार्टी के प्रति सहानुभूति पैदा हुई है। अगर वो जेल से निकल के आते हैं तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, तो क्या वो सहानुभूति में थोड़ी कमी आएगी, वो देखने लायक चीज है। और दूसरा, आम आदमी पार्टी का काडर भी बहुत जैसे कमर कस ली है, कफन सिर में बांध लिया है कि हमारा नेता जेल में है फिर भी हमें लड़ाई करनी है, क्या वो भी थोड़ा ढीला पड़ जाएगा? मुझे लगता है पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कैंपेन के सिर्फ 15 दिन ही रह गए हैं, अब इतना लंबा पीरियड नहीं है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, सवाल मेरा आपसे भी लगभग यही है, क्या इसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? जो सहानुभूति, जो हमदर्दी मिल रही थी, क्या इसको इनकैश कराएगा इंडिया अलायंस? फायदा होने वाला है? देखिए, ये कहना कि कितना फायदा होगा एकदम से आकलन करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उनका जो रिहाई है उससे एक ऊर्जा मिलेगी इंडिया ग्रुप के कैंपेन को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो उनको नजरबंद कर दिया गया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद एक बहुत बड़ी पब्लिक रैली, अगर आपको याद हो, कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइज की थी, जहां उनकी धर्मपत्नी को बुलाया था और हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी को भी बुलाया था। तो उन सबका ये कहना है कि जो उचित नहीं हुआ, इनका जो बीच में इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो इनकी गिरफ्तारी हुई, वो ठीक नहीं था। और अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी रिहाई का आदेश दिया है इंटरिम जमानत पर, तो वो अब प्रचार करेंगे इंडिया ग्रुप के साथ मिलकर, और मैं समझता हूं कि इंडिया ग्रुप को एक नई ऊर्जा मिलेगी। अब कितना वोट मिलता है, कितनी सीट मिलती है, ये तो वक्त बताएगा। नीरजा जी, मेरा अगला सवाल आपसे, और वो बहुत कान को मैं ऐसे घुमा के पकड़ता हूँ। आपने कहा कि सहानुभूति मिल रही थी, सहानुभूति से फायदा हो रहा था। क्या आपको लगता है कि बीजेपी, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, फिर उसके बाद पंजाब में चुनाव है 1 तारीख को, आपको लगता है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है इन 2 राज्यों में? देखिए, ओवरऑल नुकसान हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि उनका आना और एक लीडरशिप प्रोवाइड करना, उससे फर्क तो पड़ेगा। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और कुछ तो फर्क पड़ सकता है। विनोद जी, हम जानते हैं अरविंद केजरीवाल बहुत पॉपुलर हैं दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी संख्या में उन्होंने सरकारें बनाई और विधानसभाओं में। सवाल यही है, क्या अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स कमजोर होते हैं? भाई, वो बीजेपी के खिलाफ सब बोल सकते हैं, क्योंकि उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप प्रचार करना चाहें आप अपना प्रचार कीजिए। बस ये कहा है कि अपने दफ्तर मत जाइए, जो चीफ मिनिस्टर का दफ्तर है वहां मत जाइए, और कोई बाहैसियत चीफ मिनिस्टर को आदेश मत दीजिए, वो वाला कर्तव्य मत निभाइए। जो आपने कर्तव्य अपनी पार्टी की और अपने गठबंधन के प्रति निभाना है वो निभाइए। जहां जहां जाना है आपको, वहां जाके आप कैंपेन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, और बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा जी आपका। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हितेश जैन भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हितेश जी, आप तो कानून को जानते हैं, समझते हैं, वकील हैं, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, जो अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, केजरीवाल की आज जो रिहाई हुई है वो कोई मेरिट पे नहीं हुई है, उन्हें इंटरिम बेल मिला है। ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है। जहां तक ऑर्डर का सवाल है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर है, और 1947 के बाद पहली बार ऐसी कोई बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सिर्फ कैंपेनिंग के लिए इंटरिम बेल पे रिलीज किया गया है। वाकई में अपने आप में अनोखा है कि किसी को प्रचार के लिए जेल से बाहर लाया गया। वो मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं कर सकते, आरोपियों से बात नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है कि इसका चुनावों पर असर पड़ेगा, परिणामों पर असर पड़ेगा बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता। इनफैक्ट ये जो ऑर्डर है ये केजरीवाल के लिए कोई पॉजिटिव ऑर्डर नहीं साबित होने वाली है। आप इस ऑर्डर का मतलब समझिए। केजरीवाल दिल्ली चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में नहीं जा सकते हैं। केजरीवाल दिल्ली सेक्रेटरीट में नहीं जा सकते हैं। केजरीवाल इस केस के बारे में, मेरिट्स के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। केजरीवाल इस केस से जो जुड़े हुए ऑफिशियल्स हैं उनसे नहीं मिल सकते हैं।
केजरीवाल यहाँ तक कि जो विटनेसेस है उनके साथ भी कोई कनेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने तो अगर आप ये जो शर्तें लगाई गई है केजरीवाल पे, तो एक तरफ से देखा जाए तो केजरीवाल का मुंह काला करके, उनके हाथ बांध करके उन्हें जनता की अदालत में भेजा गया है। तो आज केजरीवाल को जनता को बताना पड़ेगा कि वो क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए उनके दफ्तर में नहीं जा सकते, क्यों दिल्ली सेक्रेटरिएट में नहीं जा सकते, क्यों कोई फाइलें साइन नहीं कर सकते हैं। तो ये काफी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है। और मेरा मानना है कि जो केजरीवाल नैतिकता की बात करते हैं, तो यह आदेश आने के बाद इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और पब्लिक में जाके बयानबाजी करने से ज्यादा वो पब्लिक में वो इस केस की अपनी डिफेंस की तैयारी उन्होंने करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जैन हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। आपने पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल के आने से क्या सियासी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इस पूरी खबर के जरिए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे खबरों की खबर में तो बात करेंगे मेडिकल बिल के जरिए आपके दिल का दौरा जो बढ़ाने की तैयारियां अस्पतालों ने कर रखी है उस पर क्या होने वाला है। ब्रेक के उस पार बने रहिए हमारे साथ इस खास रिपोर्ट के लिए। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और बात करते हैं मेडिकल बिलों की। मेडिकल बिल को लेकर एक बहुत ही बड़ा और संजीदा मामला सामने आया है। सवाल दरअसल ये विश्वसनीयता का है, सवाल पारदर्शिता का भी है। सभी तो नहीं लेकिन कई प्राइवेट अस्पताल बिलों को लेकर सवालों में अब घिरते जा रहे हैं। हम सब अस्पताल जाते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन जो मेडिकल के बिल बनते हैं वो एक नई मुसीबत का सबब एक आम इंसान के लिए बनते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा बिल कई बार आता है कि अच्छे अच्छे लोग बिल चुका नहीं पाते हैं। अस्पताल के हिसाब से एक ही टेस्ट का बिल अलग अलग बार में अलग अलग तरीके से लिया जाता है। ओवर चार्जिंग का आरोप इन अस्पतालों पर लगा है। कई रिपोर्ट में कोई खुलासे हुए चौंकाने वाले, आइए देखते हैं। बिल को लेकर अस्पताल सवालों में घिरते रहे हैं। उनकी पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल में किसी को भर्ती करवाने पर पहले एडवांस के तौर पर मोटी रकम ली जाती है। मरीजों की आम शिकायत रही है कि उन्हें बिल बहुत ज्यादा बढ़ने का पता ही नहीं चलता। लोगों की शिकायत है कि बिलों में ओवर चार्जिंग या छुपे हुए शुल्क होते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस वाले मामलों में ज्यादा गड़बड़ी मालूम पड़ती है। मेडिकल इंश्योरेंस वालों से ज्यादा शुल्क लेने की भी शिकायत है और निजी अस्पतालों से ये शिकायतें ज्यादा हैं। अक्सर इसको लेकर विवाद भी होता रहता है। ऐसे भी मामले सामने आए हैं जब अस्पतालों ने बिल ना देने पर मरीज को रोक लिया। अब एक सर्वे आया है जिसमें लोग बता रहे हैं कि अस्पतालों की बिलिंग पारदर्शी होनी चाहिए। इस वाले सर्वे में हमने इस मुद्दे पे सवाल नहीं पूछा था। इसमें खाली ये था कि जो बिल आता है वो बिल में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। चार्जेस कितने हैं, ज्यादा हैं कि कम हैं। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बीच में टिप्पणी करी थी कि अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग चार्जेस क्यों होते हैं, उस मुद्दे को हमने नहीं पूछा इस सर्वे में। दूसरे सर्वे जो अभी चल रहे हैं उसमें वो सवाल भी किए जा रहे हैं, पर इसमें खाली बिल पे फोकस था। लोकल सर्कल्स के इस सर्वे में कई बातें सामने आई, जैसे सरकार अस्पतालों के बिल में एक एक ब्यौरे का नियम बनाए। इसमें 74% लोगों ने राय दी कि ये जरूर बनाना चाहिए। 17% लोगों ने कहा अस्पताल जैसे चाहें वैसे बिल दें। 9% लोगों ने कहा कि वो इस पर कुछ नहीं कह सकते। सर्वे में एक और सवाल पूछा गया कि अस्पताल से मिला फाइनल बिल कैसा था। इसके जवाब में 47% लोगों ने कहा सभी शुल्क अलग अलग थे। 43% लोगों ने कहा अलग अलग सेवाओं का जिक्र नहीं था। 10% लोगों ने कहा अलग अलग शुल्कों की जानकारी नहीं है। तो इसमें लगभग 47% लोगों का कहना तो ये था कि हमको बिल के अंदर में सारी जानकारी डिटेल में मिली, लेकिन 53% लोग जो थे उनका कहना ये था कि हमको पूरी जानकारी नहीं दी गई। और ये 53 में से 10% लोग ऐसे थे
जिन्होंने कहा कि हमारे बिल में खाली पैकेज नाम से सारे चार्जेस इकट्ठा करके डाल दिए गए, तो कुछ भी डिटेल नहीं दी गई। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों के बिल को लेकर सुनवाई की। अलग अलग सुनवाइयों में कई अहम बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट नियमों को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? इलाज की मानक दरों की अधिसूचना जरूरी है। राज्यों से बात कर अलग अलग सर्जरी की दरें तय हों। स्वास्थ्य सेवा नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हालांकि बिल को लेकर प्राइवेट अस्पताल की अपनी दलील है। इसी तरह का भी कंज्यूमर है, उसका पूरा हक है कि जो भी वो पे कर रहा है उसको ब्रेकअप मिलना चाहिए, पॉइंट वाइज पॉइंट मिलना चाहिए, और उसका जस्टिफिकेशन भी मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों किया है। दैट इज ऑल्सो हर और हिज राइट। इवन मैनुअल बिलिंग में का भी एक फॉर्मेट होता है कि रूम रेंट होगा, उसमें प्रोफेशनल चार्जेस में डॉक्टर विजिट्स होती हैं, RMO चार्जेस होते हैं, नर्सिंग चार्जेस होते हैं, या लैब टेस्ट है, रेडियोलॉजिकल टेस्ट है, उसमें एक्सरे CT MRI हुआ उसका चार्जेस है, कोई सर्जरी या प्रोसीजर हुआ उसके चार्जेस हैं, या फार्मेसी तो फार्मेसी का ब्रेकअप, फार्मेसी का अलग से बिल मिलता है। इवन जो छोटे अस्पताल है वो नॉर्मली फॉलो करते हैं, कुछ अस्पताल हो सकता है ना फॉलो करते हैं, उसके बारे में नहीं कहता। बेशक प्राइवेट अस्पतालों की अपनी दलील हो, लेकिन यह भी सही है कि बिल को लेकर कई बार विवाद भी हुआ है। अप्रैल 2021 इंदौर में डॉक्टरों और कोविड मरीज में बिल पेमेंट को लेकर झगड़ा हुआ, FIR हुई। 6 मई 2023 लखनऊ एक निजी अस्पताल ने मरीज के परिजनों के खिलाफ बिल का भुगतान न करने को लेकर केस कर दिया। 26 नवंबर 2023 मेरठ डॉक्टरों और समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान के बीच बढ़े हुए बिल को लेकर विवाद हुआ। 11 फरवरी 2024 गुरुग्राम नारायण अस्पताल के 6 कर्मचारियों को मरीज के परिजनों ने बिल पर डिस्काउंट न देने पर मारा। अस्पताल में हंगामे को कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर कब तक अलग अलग अस्पताल में एक ही इलाज के लिए लोगों को अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा।